हे एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एआई की यूनिट नंबर 1 जो कि है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जो कि तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, बस उसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज एआई प्रोजेक्ट साइकिल होती क्या है। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कोई भी एआई प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाते हैं या फिर डिप्लॉय कर पाते हैं। डिप्लॉय करना मतलब कि उसको एनवायरनमेंट में काम करने के लिए छोड़ देना, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट कर देना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स रहती है उनको हम फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स की मदद से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं और हम एक एआई प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाते हैं अच्छे से। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या करती है, हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क दे देती है जिसकी मदद से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल की 6 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इन स्टेजेस को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे भैया हैं, ये जगत भैया हैं, ठीक है। तो ये जो अपने भैया हैं ये एक म्यूजियम में काम करते हैं एज सिक्योरिटी ऑफिसर, ऊंची पोस्ट पे हैं। अब इनके म्यूजियम में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स लेकर आए हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और मतलब जो कलेक्टर्स होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वो ये चाहते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट्स है ये उनके म्यूजियम में रहें। मतलब कि म्यूजियम में ऐसे धमाकेदार आर्टिफैक्ट्स आए ना जिनकी बहुत डिमांड है। और इनके पास एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि किसी आर्ट कलेक्टर ने एक बिल्कुल गुंडे को अपॉइंट किया है इन आर्टिफैक्ट्स को चुराने के लिए। तो अब ये जो भैया है ना ये बड़े चिंता में है कि मैं कैसे बचाऊंगा, तो ये उसके लिए सोच रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेज आ जाती है जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो प्रॉब्लम है कैसी, और अपने गोल्स को सेट करते हैं। और हम अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम पे प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर हम प्रॉब्लम स्कोपिंग की बात करें तो उसमें हम प्रॉब्लम को अच्छे से जान लेते हैं और अपने गोल्स को सेट कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। तो जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको एकदम क्लोज रूम में रख दिया गया और ग्लास वाले रूम में रखा, तो मतलब जो विजिटर्स हैं वो दूर से उसको देख सकते हैं सिर्फ। पर कुछ लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी, जैसे कि मेंटेनेंस वाले लोग या फिर म्यूजियम ऑफिशियल्स या जो वीआईपी लोग हैं वो लोग। तो अब इस सिचुएशन में अपने भैया ने चलाया दिमाग थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया, जो भी लोग अंदर जाते हैं उनने फोटो मंगा ली और सारी फोटोज अपने पास कलेक्ट कर ली। तो यहीं पर आती है हमारी सेकेंड स्टेज जो कि है डेटा एक्विजिशन। तो डेटा एक्विजिशन वाली प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो भी डेटा रहता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब ऐसा आलतू फालतू का डेटा नहीं इकट्ठा करेंगे, हम वही डेटा इकट्ठा करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा। अपने भैया ने फोटोज तो मंगा ली, पर अब जो फोटोज थी वो कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, किसी किसी की फोटो मिसिंग भी थी और किसी किसी की 1, 2 या 3 कॉपीज आ गई थी। तो अब यहाँ पर क्या किया, उनने जो भी डेटा था उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया और एनालाइज कर लिया। तो अब यहीं पर आती है हमारी थर्ड स्टेज जो कि है डेटा एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ट्रेंड्स या पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब क्या, उनके पास डेटा भी था तो अब उनका दिमाग ये चला कि हम एक एआई पावर्ड फेस डिटेक्शन सिस्टम को लगा लेंगे। मतलब कि हम एक ऐसा सिस्टम लगा लेंगे जो कि चेहरे देख के पहचान जाए कि वो कौन है। तो उन भैया ने क्या किया कि जो भी उनके पास डेटा था उन लोगों का, जो लोग अंदर जा सकते हैं, वो पूरा डेटा जो था वो एआई मॉडल में फीड कर दिया। मतलब एआई मॉडल को दे दिया यूज करने के लिए और फिर उस डेटा के बेसिस पे उस एआई मॉडल को ट्रेन किया। तो यहीं पर आ जाती है हमारी फोर्थ स्टेज जो कि है मॉडलिंग। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर एआई मॉडल की मदद से अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी हमारा मॉडल रहता है उसको ट्रेन करते हैं थ्रू एल्गोरिदम्स और डेटा। उसके बाद फिर उन्होंने उसको टेस्ट किया कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, वो सही से फेस पहचान के जिन लोगों को परमिशन है अंदर जाने की उन्हें ही जाने दे रहा है या नहीं कि सबको ही जाने दे रहा है। तो ये वाली प्रोसेस हो जाती है हमारी इवैल्यूएशन वाली, जहां पर हम अपने एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं कि जो भी हमने उसको सिखाया उसने अच्छे से सीखा या नहीं और एक्यूरेसी से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो जाता है तो हम उसको जाके डिप्लॉय
डिप्लॉय कर देते हैं। और ये डिप्लॉय करने वाली हमारी लास्ट स्टेज हो जाती है 6th स्टेज। तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए छोड़ देंगे। मतलब कि उन भैया ने क्या किया, उस मॉडल को उन्होंने वहां प्लेस कर दिया। और अगर कोई चोर अगर घुसने की कोशिश करेगा उस एरिया में, तो वो जो एआई मॉडल है वो अलार्म बजा देगा, जिसकी मदद से सब सतर्क हो जाएंगे और चोरी नहीं हो पाएगी। तो ये थी हमारी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की सारी स्टेजेस। हमने पूरी 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेज थी प्रॉब्लम स्कोपिंग, जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और प्रॉब्लम को अच्छे से जान लेते हैं और अपने गोल्स को सेट कर देते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज थी डेटा एक्विजिशन वाली, जहां पर हम जो भी रिलेटेड डेटा रहता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है जो कि है डेटा एक्सप्लोरेशन। वहां पर हम अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं। फिर अपनी फोर्थ स्टेज आती है जो कि है मॉडलिंग। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा एआई मॉडल रहता है उसको अच्छे से ट्रेन करते हैं, एल्गोरिदम्स और जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया डेटा एक्विजिशन वाली प्रोसेस में उसका यूज करके। एंड देन हम एवेल्युएशन वाली स्टेज पे चले जाते हैं और वहां जाके हम सारी चीजों को अच्छे से टेस्ट करते हैं, अपना जो भी एआई मॉडल है उसको टेस्ट करेंगे अच्छे से। और फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है जो कि है डिप्लॉय करने वाली। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा एआई मॉडल रहता है उसको काम करने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब कि उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो आई होप कि आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो हमने 6 स्टेजेस पढ़ी ये अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम्पल याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। तो जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन भी कुछ चीजों पे वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास जो भी डेटा होगा उस पे वर्क करेगा हमारा ब्रेन, या फिर जो भी हम अपनी आंखों से देखेंगे उन चीजों पे वर्क करेगा, या फिर जो भी हम सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे लिखा हुआ तो उस पे भी हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो वैसे ही एआई के भी 3 डोमेन्स होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसको हम डेटा साइंस भी कहते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर विजन, जिसकी मदद से जो एआई रहता है वो बाहर की चीजों को देखकर एनालाइज कर पाता है। और तीसरा होता है एनएलपी, जिसकी मदद से वो हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसको प्रोसेस कर पाता है। तो अब हम इन तीनों डोमेन्स को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जो हमारा फर्स्ट डोमेन है जो कि है स्टैटिस्टिकल डेटा, या फिर इसे हम डेटा साइंस भी कह सकते हैं। तो ये पूरा डेटा पे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, जो सिस्टम रहता है वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है और उसका कुछ मीनिंग निकालता है या फिर पैटर्न फाइंड आउट करता है। और फिर जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस डेटा से उसका वो यूज करेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो ये जो डेटा साइंस है वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में काम आता है। मतलब कि हम एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट उसी कस्टमर को दिखाएं या उसी पर्सन को दिखाएं जिसे वो चीज खरीदनी हो। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों के पास अपना जो भी अपन देखना पसंद करते हैं या जो भी हम सर्च करते हैं उस चीज का डेटा रहता है। जैसे कि अगर मुझे शर्ट लेनी है तो मैं शर्ट के बारे में सर्च करूंगी, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखूंगी। तो अब क्या होगा, मेरी सर्च हिस्ट्री में आएगा कि हाँ इनको शर्ट चाहिए, इनको शर्ट पहनना पसंद है। तो एआई क्या करता है, जो भी डेटा है उसके पास उसको एनालाइज करेगा और उसको ये समझ में आएगा कि हाँ इन्हें शर्ट चाहिए, तो वो मुझे शर्ट से रिलेटेड ही एड्स को दिखाएगा। जैसे कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हम जिस चीज को सर्च करते हैं वो हमें एड्स भी उसी चीज से रिलेटेड दिखाता है। तो वो डेटा साइंस की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। और तो और डेटा साइंस का एक और एग्जांपल है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। तो वो वाली वेबसाइट्स जिन पे हम प्राइस इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस ग्रैबर हो गया, प्राइस रनर हो गया, जंगली हो गया, शॉपजिला हो गया। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी प्राइस रहती है उसको इजीली हम कंपेयर कर पाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डोमेन पे जो कि है कंप्यूटर विजन। तो इसको शॉर्ट में हम सीवी भी बोलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर विजन है ये किसी भी मशीन को ऐसी एबिलिटी दे सकता है, ऐसी शक्तियां दे देता है जिसकी मदद से वो जो भी बाहर देखेगा उसको एनालाइज कर पाएगा। मतलब कि कंप्यूटर विजन की मदद से जो मशीन्स होती हैं वो देख पाती हैं और उसको समझ पाती हैं। तो इससे जो भी मशीन होगी ये विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाएगी और उसके बाद जो भी डिसीजन लेने होंगे वो ले पाएगी आराम से। तो अब हम कंप्यूटर विजन की प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है इमेज एक्विजिशन। जैसे कि डेटा एक्विजिशन थी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की प्रोसेस में, वैसे ही इसमें है इमेज एक्विजिशन। मतलब कि क्या, हम जो इमेज है उसको
कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सबसे पहली स्टेप है और इसमें हम जो भी कैमरा होता है या सेंसर होता है उससे इमेज को कलेक्ट करते हैं या कैप्चर करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी स्टेप आती है इमेज स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो भी इमेज रहती है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे या जो भी उसमें कमी होगी वो सही कर देंगे, नॉइज को रिड्यूस कर देंगे। तो नॉइज रिड्यूस करते तो इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और मतलब जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, हम इमेज एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इमेज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं करते, मतलब वो कंप्यूटर विजन करता है। तो इसमें इमेज को एनालाइज किया जाता है। तो मतलब लोकेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानने की कोशिश करेगा, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद फिर जो फोर्थ स्टेप आती है वो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो अब जो भी इमेज है उससे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। जैसे कि अगर कोई सामान की फोटो है तो वो सामान को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये क्या है, तो ये एक एप्पल है। या फिर अगर उस पर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है तो वो उसमें से टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेगा। या फिर अगर कुछ पैटर्न है तो वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, शेप है तो वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा और फिर वो जो भी डिसीजन लेना होगा वो उससे ले लेगा। अब एआई के इस डोमेन का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो कैसे भी करके मशीन्स को ये चीज सिखाए कि पिक्सल से इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये सर्विलेंस सिस्टम में यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, सर्विलेंस सिस्टम का अलग अलग जगह यूज करते हैं। पब्लिक स्पेस में यूज करेंगे, बिल्डिंग्स में यूज करेंगे और इनकी मदद से हम जो भी गड़बड़ काम हो रहे होते हैं या फिर लोगों के व्हीकल्स को ट्रैक करना होता है तो ये उन सब चीजों में काम आता है। और तो और हम इसे एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रोन्स बनाते हैं जिनमें कैमरा होता है और वो ड्रोन्स क्या करते हैं, जो भी खेत होता है उसमें फोटोज लेते हैं जा जाके, ठीक है। फोटोग्राफी का काम करेंगे वो और फिर वो फोटोज से ये पता चलता है कि वहां पर कोई पेस्ट तो नहीं है और हम क्रॉप को अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं कि क्रॉप सही साट है कि नहीं, कीड़े तो नहीं लग रहे, खराब तो नहीं हो रही। तो हम वो फोटोज के थ्रू वो क्रॉप को अच्छे से जज कर पाते हैं कि वो सही साट है या नहीं है। और ये गेम्स में भी यूज होता है, जैसे कि एक गेम है इमोजी स्कैवेंजर हंट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड डोमेन पे जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसको हम शॉर्ट में एनएलपी बोलते हैं और इसकी मदद से जो मशीन्स रहती है वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर पाती है, मतलब उनके साथ बातचीत कर पाती है। तो इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज वर्ड है तो उसका मतलब ही यही होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं। और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसकी मदद से जो मशीन्स रहती हैं वो जो भी अपन बोलते हैं या लिखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन निकाल पाती है, मतलब समझ पाती है उसको। जैसे कि एलेक्सा हो गई, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी एलेक्सा को बोलेंगे और फिर जो एलेक्सा रहती है वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज करके जो भी हमने उसको बोला उसको वो समझ लेती है। उसके बाद अब हमने बोला, उसने समझ लिया, अब उसको कुछ रिप्लाई भी तो देना है अपने को, तो वो क्या करेगी, वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज करके हमें एक रिप्लाई दे देगी जिसकी मदद से हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एनएलपी क्या करती है, जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो मशीन्स होती हैं उनको पढ़ा लिखा बना देती है ना। तो अब इन दोनों में से अंडरस्टैंड करने में से और जनरेट करने में से इजी कौन सा होता है? हम ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू जनरेट करना, बट जो मशीन्स रहती है उनके लिए जनरेट करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंड करना। उनको समझने में ज्यादा दिक्कत आती है थोड़ी सी। उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो इसका एक एग्जाम्पल है ईमेल स्पैम फिल्टर। अब इसमें एनएलपी कहाँ से आती है, तो जो ईमेल स्पैम फिल्टर रहता है ना वो कुछ वर्ड्स को देखता है, कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस को, जिनको देख के इसको पता चल जाता है कि ये जो मैसेज है ये स्पैम है और फिर वो उस ईमेल को स्पैम वाले बॉक्स में ले जाके पटक देता है। तो एनएलपी इसमें ऐसे काम आता है। उसके बाद फिर मशीन ट्रांसलेशंस में भी काम आता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो टेक्स्ट होता है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो ये कैसे करते हैं, तो ये पूरा जो सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर उसी के जैसा एक ट्रांसलेशन बनाते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो अभी हमने 3 डोमेन्स पढ़ लिए। पहला था स्टैटिस्टिकल डेटा जिसको हम डेटा साइंस भी कहते हैं।
तो वो पूरा डेटा के बारे में था। फिर दूसरा था कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन की मदद से जो सिस्टम्स होते हैं वो चीज़ों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। उसके बाद तीसरा डोमेन अपन ने पढ़ा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसकी मदद से जो मशीन्स रहती हैं वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाती हैं। हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज रहती है उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाती हैं, उसको समझ पाती है और हमें रिप्लाई भी दे देती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एथिकल फ्रेमवर्क फॉर AI। तो इसमें दो वर्ड हैं मेन, एक है एथिकल और दूसरा है फ्रेमवर्क। तो एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज, जो कि हम बचपन में पढ़ते थे मॉरल साइंस सब्जेक्ट में, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस। तो एथिक्स मतलब ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें सही और गलत को डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। और दूसरा वर्ड है हमारा फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? तो फ्रेमवर्क ऐसी स्टेप्स होती हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो फ्रेमवर्क्स होती है वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। वो हमें गाइड करती है कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर लें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो अभी हमने इसी चैप्टर में एक फ्रेमवर्क पढ़ा है जो कि है हमारा AI साइकिल वाला, क्योंकि AI साइकिल भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है जिसकी मदद से हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो एथिकल फ्रेमवर्क होता है वो ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी सही चॉइस या सही डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी को हार्म करे। तो एथिकल फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि हमारी वैल्यू से अलाइन करें। मतलब कि जैसे हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जो अपने को अपने पेरेंट्स से मिलती है, या फिर हम किसी को बहुत फॉलो करते हैं तो उनसे हमें कुछ वैल्यूज मिलती है, वो कुछ अच्छे काम करते हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं। तो जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनसे हमारे जो डिसीजंस हैं वो अलाइन करें। मतलब कि हमारे डिसीजंस जो हैं वो उस वैल्यू पे बेस्ड हो और उसकी मदद से हम एक पॉजिटिव आउटकम को प्रमोट कर पाएं। ठीक है, मतलब कि जो भी लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं उन लोगों का हम कैसे भी करके भला कर पाए कुछ। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी है टॉम्स शूज करके, तो उस कंपनी का एक सिस्टम है जो कि है बाय वन गिव वन। मतलब जैसे अगर हम वहां जाके शूज खरीदेंगे, जैसे एक पेयर मैंने शूज खरीदे तो वो लोग क्या करेंगे, एक पेयर शूज किसी गरीब बच्चे को डोनेट कर देंगे जिसको उन शूज की जरूरत है। और कुछ एड्स में भी आपने ऐसा देखा होगा कि उसमें बोलते हैं कि हम अपने जो भी प्रॉफिट है या जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस है उसका कुछ परसेंट जो है वो हम डोनेट करेंगे, किसी को, गरीब बच्चों को डोनेट कर देंगे या फिर किसी के एजुकेशन में लगा देंगे। अगर वो याद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो जनरली हम एथिकल फ्रेमवर्क की वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनकी मदद से लोगों का भला हो सके, और भला नहीं भी हो तो किसी का नुकसान तो ना ही हो। अब बात ये आती है कि हमें एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है। तो होता यह है कि कभी कभी जो AI रहता है वो बायस हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अमेजन कंपनी ने एक हायरिंग सिस्टम बनाया था। अब हुआ ये कि जो उनका हायरिंग सिस्टम था वो मेल्स को प्रमोट करता था एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गई, कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस हो गई कि वो सारे मेल्स को ही जॉब देता था और फीमेल्स को नहीं दे रहा था, क्योंकि उसमें पिछले 10 साल का डेटा फीड कर दिया था और उस डेटा से उसने ये एनालाइज किया कि अधिकतर जो एम्प्लॉय हैं वो मेल हैं, तो उसने सिर्फ मेल्स को ही हायर करना स्टार्ट कर दिया और मतलब फीमेल्स को वो इतना प्रेफर नहीं करता था। तो अमेजन कंपनी को उस सिस्टम को बंद करना पड़ा। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो हमारा AI सिस्टम था वो बायस हो गया और उस चक्कर में वो गलत डिसीजंस लेने लग गया, ऐसे डिसीजंस ले रहा था जो कि अनएथिकल है। तो अगर हम AI को अपनी लाइफ में, अपने काम में लेकर आ रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जो डिसीजंस ले वो एथिकल हो और सब लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएं, वो कहीं अनएथिकल डिसीजंस ना लेना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एथिकल फ्रेमवर्क की वजह से क्या होता है, जो AI मॉडल रहता है वो ऐसे डिसीजंस लेता है जिन डिसीजंस को सब लोग इजीली एक्सेप्ट कर लें। और अगर हम अपने AI मॉडल को ट्रेन करते वक्त एथिकल फ्रेमवर्क्स का यूज करें तो उससे क्या होगा, जो अनइंटेंडेड आउटकम्स मिल रहे हैं हमें वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि जैसे वो वुमेन्स के अगेंस्ट हो गया था अपना हायरिंग सिस्टम, तो वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू एथिकल फ्रेमवर्क। तो एथिकल फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, हम उससे AI को ये चीज सिखा सकते हैं कि क्या चीज गलत है, क्या चीज गलत नहीं है। तो अभी तक जो भी हमने एथिकल फ्रेमवर्क समझा वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा।
पर अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम एथिकल फ्रेमवर्क के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, एक है सेक्टर बेस्ड और एक है वैल्यू बेस्ड। तो सेक्टर बेस्ड मतलब सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या फिर हेल्थ केयर वाला सेक्टर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेमवर्क्स रहते हैं वो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रहते हैं, और जो सबसे कॉमन है वो बायो एथिक्स वाला सेक्टर है, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो नाम सुन के घबराने का नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो जैसे ये सेक्टर बेस्ड है तो यहाँ पर क्या अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे। तो अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूँ तो वहां पर एथिकल फ्रेमवर्क क्या होगा हमारा, कि जो भी हमारा कस्टमर है उसके साथ जो भी हमारी डील्स हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि जो भी डील हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर को हो पूरी प्रॉपरली। या फिर जो कंपनी है वो थोड़ा सा खुद का फायदा छोड़ के थोड़ा कस्टमर्स का फायदा करा दे। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं बायो एथिक्स की बात करूँ, अब बायो एथिक्स को अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लो कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल और पेशेंट और इन सब चीजों से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब उसमें हमारा एथिकल फ्रेमवर्क क्या होगा कि जो भी हमारा पेशेंट है उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो, है ना, मतलब उसकी जो भी बातें हैं वो हम इधर उधर ना फैलाएं। उसके बाद जो भी उसका डेटा है वो सिक्योर रहे, और कहीं ना कहीं जो भी उसकी बीमारी है या उसको जो भी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को भी पता हो, या फिर उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हों या जो भी उसकी देख रेख कर रहा हो उसको पता हो। वैसे अभी हम इसको और आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप पे, जो कि है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। तो अब ये वैल्यू बेस्ड है, मतलब कि क्या हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, ये उन पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कि हमें कुछ सिखा दिए जाते हैं, रूल्स बता दिए जाते हैं, ये पूरी तरीके से उन पे बेस्ड रहने वाला। तो अब इसको भी बांट दिया 3 कैटेगरी में, और सबसे पहले कैटेगरी है राइट्स बेस्ड। तो सुनते से ही लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स वाले चीजों पे बात होने वाली है, तो ये पूरा राइट्स पे बेस्ड है। तो अगर हम एआई के बारे में बात करें तो इसकी मदद से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे एआई सिस्टम है वो कोई भी ह्यूमन राइट को वायलेट ना करे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। जैसे कि हमने वो हायरिंग सिस्टम वाला केस पढ़ा था, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब कि हम जो भी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें, और ओवरऑल गुड, मतलब कि सबका भला हो। तो इन दोनों प्रिंसिपल के बेसिस पे हम एक्शंस को इवेल्युएट करते हैं। तो इसमें हमारा एम क्या रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, और हार्म जो है वो कम से कम कर दें हम। तो इसकी बात अगर हम एआई में करें तो इसमें हम तोलेंगे, किन चीज़ों को तोलेंगे, तो जो भी एडवांटेज हैं एआई सिस्टम को लगाने के उनको, और जो भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि क्या अगर मैं अपनी कंपनी में एआई सिस्टम को लगा लूंगी तो उससे क्या होगा, जो मेरे पास काम कर रहे थे उन लोगों की जॉब चले जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया उन लोगों के लिए जिनकी जॉब जा रही है। या फिर हमें कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी रहती हैं, तो हम जो अपने डिसएडवांटेज होते हैं और एडवांटेज होते हैं उनको तोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्च्यू बेस्ड। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये किस पे फोकस करता है, तो ये उस इंसान पे जो कि डिसीजन ले रहा है उसके कैरेक्टर और उसके जो भी इंटेंशन है उस पे फोकस करता है। मतलब कि जो इंसान डिसीजन ले रहा है उसका जो कैरेक्टर है, मतलब वो कैसा है इंसान और उसके क्या इरादे हैं। और इसमें ये देखते हैं कि जो भी एक्शंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो वर्चुअस प्रिंसिपल से अलाइंड है या नहीं है, मतलब कि वो वर्चुअस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वर्चुअस प्रिंसिपल्स क्या हो गए, तो वर्चुअस प्रिंसिपल जैसे कि ऑनेस्टी या फिर कंपैशन, जिसको हम बोल सकते हैं दया भाव, किसी को भी देख के हमारे मन में दया आ जाती है ना वो, या फिर इंटीग्रिटी। तो अगर हम बात करें इसकी एआई में, तो जो भी डेवलपर होता है या फिर जो भी यूजर होता है या रेगुलेटर होता है, तो उसको पूरी एआई लाइफ साइकिल में जो एथिक्स रहते हैं उनको बनाए रखना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बायो एथिक्स। मैंने बोला था ना बायो एथिक्स अपन आगे पढ़ेंगे, तो अब पढ़ रहे हैं। तो बायो एथिक्स एक ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क है जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में यूज होता है। देखो, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम उन एथिकल इश्यूज की बात करते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसका सही से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, उसकी प्रॉपर जांच हो रही है कि नहीं, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड हो, मतलब जो दवाई है वो प्रॉपर है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं है।
और बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम हेल्थ, मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंस, इन सब से रिलेटेड जो भी एथिकल इशू होते हैं उनकी बात करते हैं। और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा एआई सिस्टम हो, एआई एप्लीकेशन हो, वो सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और कुछ भी अनएथिकल काम ना करे या फिर ऐसा काम ना करे जिससे किसी का भी नुकसान हो जाए। तो अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले 3 छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, तो वो पहले देख लेते हैं, जिससे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारी सबसे पहली टर्म है नॉन मेलेफिसेंस। तो इसका शॉर्ट में मतलब होता है डू नॉट हार्म। ठीक है, तो नॉन मेलेफिसेंस मतलब क्या? डू नॉट हार्म। अब देखो, इसमें ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं जो किसी को हार्म नहीं करे और किसी पे नेगेटिव इफेक्ट ना दे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी टर्म है वो इसके ठीक अपोजिट है, उसका नाम है मेलेफिसेंस। तो इसका मतलब भी अपोजिट ही होगा, मतलब कि किसी को हार्म कर देना। ठीक है, कॉजिंग हार्म, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इंटेंशनली किसी को भी हार्म कर देंगे, जाके जानबूझ के जाके किसी का भी हाथ पाँव तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद जो हमारी तीसरी टर्म है वो है बेनेफिसेंस। तो इसका मतलब होता है डूइंग गुड, मतलब क्या कि हम कुछ अच्छा करें किसी के लिए। तो जैसे इसके नाम में ये बेनिफिट, तो इसको थोड़ा बेनिफिट से रिलेट करके याद रख लेना कि हम किसी और को बेनिफिट दे रहे हैं, इस टाइप का। ये याद रखने के लिए लिखना मत ऐसा। तो ये एक ऐसा एथिकल प्रिंसिपल है जहाँ पर हम किसी इंसान का या सोसाइटी का भला करेंगे। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो अब हम चलते हैं अपनी केस स्टडी पे और वो जो प्रिंसिपल्स हमने 4 पढ़े थे उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब एक कंपनी है जिसने क्या किया, एक एआई एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जिसकी मदद से हमें ये पता चले कि कौन सा इंसान हाई रिस्क पे है, मतलब कि किसको हमें पहले ट्रीट करना है और कौन वेट कर सकता है। तो इसकी मदद से क्या होता, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको अच्छे से अटेंशन मिल पाता डॉक्टर्स का, और मतलब जो इंसान ऐसा है कि हाँ उसकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वो थोड़ा वेट भी करेगा तो चलेगा, पर जिसकी इमरजेंसी है उसको तो फटाफट ट्रीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत रिस्क पे रहता है ना। तो इसीलिए ये एआई एल्गोरिदम डिज़ाइन की थी। अब यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई। क्या दिक्कत खड़ी हो गई कि जो पेशेंट्स थे वेस्टर्न रीजन के, जो ज़्यादा बीमार थे, वो उन लोगों को, और जो दूसरे एरिया के जो लोग थे जो थोड़े कम बीमार थे, वो उनको भी सबको सेम लेवल पे रख देता था। तो इसमें क्या दिक्कत होती थी कि जो वेस्टर्न रीजन वाले जो लोग ज़्यादा बीमार रहते थे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। तो अब ऐसा क्यों किया उसने? तो ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि जो एल्गोरिदम जिससे उस एआई सिस्टम को ट्रेन किया था, तो उसको जो डेटा दिया था वो एक्सपेंसेस के बेसिस पे था। जो हमारे एआई सिस्टम को ट्रेन किया था ना, तो उसको जो डेटा दिया था उस टाइम पे, तो वो सारा एक्सपेंस के बेसिस पे था। वो एक्चुअल फिजिकल इलनेस के अकॉर्डिंग नहीं था, कि मतलब वो मशीन ये नहीं देख रही कि ये कितना बीमार है फिजिकली। वो क्या कर रही है, वो एक्सपेंसेस का डेटा दे दिया उसको, तो वो उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर दे रही है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ डेटा की गड़बड़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि ये यूएस में बनाई गई जहाँ पर वेस्टर्न रीजन वालों पे कम पैसा खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर हम बायो एथिक्स फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से जो एआई सॉल्यूशंस दे वो एथिकल हो। तो अब यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, जो भी यूज़र रहता है उसको ये पता होना चाहिए कि जो मशीन है वो किन एल्गोरिदम्स पे फंक्शन कर रही है, किस चीज़ पे फंक्शन कर रही है। वो मतलब कि जो भी मशीन है वो किस चीज़ पे वर्क करने वाली है, वो पेशेंट की हिस्ट्री पे वर्क करने वाली है या फिर जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया उस चीज़ पे वर्क करने वाली है। तो ये सारी जानकारी पेशेंट के पास होनी चाहिए कि जो भी मॉडल है वो किस चीज़ पे वर्क करने वाला है। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी में यही है कि जो भी चीज़ें हों वो ट्रांसपेरेंट हों। ठीक है, जो हमारा पेशेंट है उसको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके साथ आखिर होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है डू नॉट हार्म। तो इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें कैसे भी करके किसी को भी हार्म नहीं करने का है। और अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कम से कम लोगों को या कम से कम चीज़ों को हार्म हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये चाहेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें, कम से कम हार्म हो, और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर कभी हार्म हो भी जाता है तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें वो हार्म बट जाए। और
जिस भी डेटा का यूज करके हम अपने एआई मॉडल को ट्रेन करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो हार्म हो रहा है उसको रिड्यूस करे। ऐसा नहीं करे कि एक ग्रुप के पीपल को ही हार्म कर दे वो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना ना हो, नहीं तो वो डिस्क्रिमिनेट करके लोगों को हार्म कर देगी, जैसा कि अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा था। उसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है मैक्सिमम बेनिफिट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि जिस भी डेटा का हम यूज करके जो अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं वो अनबायस्ड हो, नहीं तो वो बायस होके कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है उसको कम कर सकता है। जैसा कि अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा था क्या कि जो वेस्टर्न रीजन वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, जो वेस्टर्न रीजन वाले हैं उनको तो बेनिफिट देंगे ही सही, और जो दूसरे रीजन के हैं उनको भी देंगे, मतलब कि हर रेस के पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रिंसिपल आता है जो कि है जस्टिस। तो इसमें क्या है, जस्टिस करना है ना, तो जितने भी बेनिफिट हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और जो भी बायसनेस है वो नहीं रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर बायस्ड हो गए तो सबको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हमने केस में पढ़ा था अपने कि सबको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो अभी हमने बायो एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े जिनकी मदद से जो भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि जो भी खराब डिसीजंस होते हैं, जो नुकसानदायी चीजें होती हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। किसकी मदद से करेंगे, तो बायो एथिकल प्रिंसिपल्स की मदद से, जिससे कि कम से कम हार्म हो और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।